आदरणीय दर्शकों, इंडिया वर्ल्ड न्यूज कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रोहन हूं। देवियों और सज्जनों, जर्मनी की आवाज कितनी तेजी से बदल गई। यूरोप के रूस के बारे में बयान अचानक बहुत नरम हो गए हैं, खासकर तब से जब वे यूरोप के बैंकों में जमे हुए रूस के धन को जब्त नहीं कर सके। तो फिर आखिर हो क्या रहा है और क्या शांति समझौतों के लिए कोई रोशनी की किरण है या नहीं? आइए हमारे साथ अभी आगे जानेंगे। जेलेंस्की को क्षेत्र छोड़ना पड़ेगा या यूरोप ट्रंप के आगे झुक गया है? पिछले 24 घंटों में रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उनकी सेना ने जापोरिजिया क्षेत्र में जारे नोई नामक बस्ती पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के पोक्रोव्स्क पर नियंत्रण खोने के बाद से कीव को एक के बाद एक हार झेलनी पड़ी है। रूस की बढ़त की रफ्तार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि रॉयटर्स ने सिवेर्स्क कस्बे में हार को कीव की रणनीतिक वापसी के रूप में वर्णित किया। यारे रणनीतिक वापसी हर बार जमीन छूटने पर एक मंत्र जैसा ही लगता है। यूक्रेनी सेना ने पूर्व में घेराबंदी में आए सिवेर्स्क कस्बे से पीछे हटकर वापसी की, जबकि रूसी सेना ने एक हमला किया जो पूर्व में यूक्रेन की रक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण शहरों को खतरे में डाल रहा है। यूक्रेन ने कहा कि उसने जान और संसाधन बचाने के लिए सेना हटाई और यह भी जोड़ा कि उसने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। यह शब्दों का सिर्फ एक खेल है ताकि हार को हल्का दिखाया जा सके। सासुगा, हार को भी संसाधन बचाना बना देना कहानी कहने की कला तो कमाल है। द गार्डियन ने 24 दिसंबर को स्वीकार किया कि यूक्रेन के पास इस समय प्रभावी सैन्य विकल्प बहुत कम बचे हैं। अखबार में यह अंश है, कमजोर होने के बावजूद यूक्रेन अभी पूरी तरह पराजित नहीं हुआ है। 2026 में प्रवेश करते हुए व्यवहारिक सैन्य विकल्प बहुत कम हैं। यहां तक कि ईयू से 90 अरब यूरो के महत्वपूर्ण क्षण समझौते तक पहुंचने के बाद भी यह वित्तीय सहायता केवल कीव को 2026 के अंत तक मौजूदा रक्षा तीव्रता बनाए रखने में मदद करेगी, लेकिन यह देश के युद्ध मैदान के परिदृश्य को नहीं बदलेगी। अखबार ने यह भी लिखा कि आक्रामक अभियानों की कोशिश में यूक्रेन को गंभीर नुकसान उठाना पड़ा, खासकर पिछले वर्ष रूस के कुर्स्क क्षेत्र में किए गए हमले में, जिससे यूक्रेन की आरक्षित शक्ति पर बहुत नकारात्मक असर पड़ा। इसी समय राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 20 बिंदुओं वाला शांति दस्तावेज जारी किया, जिसकी शुरुआत यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की पुनः पुष्टि से होती है, जिन्हें गैर परक्राम्य सिद्धांत बताया गया। इन 20 बिंदुओं में दो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहला, बिंदु 12 जापोरिजिया परमाणु बिजली घर से संबंधित है, जो इस समय रूस के नियंत्रण में है। इस संयंत्र पर संप्रभुता के मामले में कोई समझौता नहीं, यह उनका अडिग रुख है। अमेरिका ने यूक्रेन, रूस और अमेरिका के साथ त्रिपक्षीय प्रबंधन का प्रस्ताव रखा, जिसमें वॉशिंगटन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख भूमिका निभाएगा। हालांकि यूक्रेन इस बात पर अड्डा है कि बराबरी के आधार पर केवल अमेरिका और यूक्रेन का संयुक्त प्रबंधन हो, यानी दोनों देशों के बीच 50-50 का संयुक्त उपक्रम बने, जिसका अर्थ है रूस के किसी भी नियंत्रण को पूरी तरह नकारना। बिंदु 14 क्षेत्र भूभाग से संबंधित है, जिसे सबसे कठिन और विवादास्पद तत्व माना जाता है। यूक्रेन का प्रस्ताव है कि रूस निप्रो, पोल्तावा, मिकोलेव, सुमी और खार्किव क्षेत्रों से पीछे हटे। डोनेत्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसोन जैसे विवादित क्षेत्रों में कीव वर्तमान युद्ध रेखाओं के आधार पर यथास्थिति सिद्धांत के तहत संघर्ष को स्थिर करने का प्रस्ताव देता है। इसके विपरीत रूस मांग करता है कि यूक्रेन डोनेत्स्क क्षेत्र से पूरी तरह अपनी सेना हटा ले। इस अंतर को पाटने के लिए अमेरिका ने एक और विकल्प प्रस्तावित किया। विवादित क्षेत्र को एक मुक्त आर्थिक क्षेत्र या एक विसैन्यीकृत क्षेत्र में बदल दिया जाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यदि वर्तमान स्थितियों को स्थिर करने पर समझौता नहीं होता तो अमेरिका द्वारा प्रस्तावित विकल्प को यूक्रेन में जनमत संग्रह के जरिए ही पारित किया जा सकता है।
जिसमें पूरे शांति समझौते को मतदान के लिए रखा जाएगा। इसके अलावा यदि यूक्रेन को पीछे हटना पड़े तो रूसियों को भी समान रूप से पीछे हटना होगा। फिलहाल इस 20 बिंदुओं वाले दस्तावेज पर प्रतिक्रिया काफी मिलीजुली है। यूक्रेन पक्ष मानता है कि इस योजना में उनके लिए दर्दनाक रियायतें शामिल हैं, जबकि रूस पक्ष की आलोचना यह है कि यह 20 बिंदुओं वाला दस्तावेज मॉस्को से बहुत अधिक मांग करता है, जबकि वे तो युद्ध मैदान में बड़ी सैन्य सफलताएं हासिल कर रहे हैं और पश्चिम इसे अब तक का ज़ेलेंस्की का सबसे लचीला रुख मानता है। उदाहरण के लिए न्यूज़वीक ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए बड़ी रियायत दी शीर्षक से लेख प्रकाशित किया। न्यूज़वीक के लेख ने 20 बिंदुओं वाली योजना में एक व्यवहारिक तत्व पर ध्यान दिया। इसके अनुसार राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बारे में कहा गया कि वे डोनबास में एक विसैन्यीकृत मुक्त आर्थिक क्षेत्र बनाने पर विचार करने को तैयार हैं और रूस व यूक्रेन दोनों के लिए द्विपक्षीय सेना हटाने का प्रस्ताव रखते हैं। यहां ध्यान देने योग्य बात प्रस्ताव की सामग्री नहीं बल्कि पश्चिमी मीडिया में उसका प्रकट होना है। नरहोदो, पश्चिमी मीडिया भी हवा बदलते ही जुबान बदलना अच्छी तरह जानता है। हाल तक ऐसे परिदृश्यों को बासधड़े ने खारिज कर दिया था। बिंदु 14 में इन दो विकल्पों का तर्क बहुत स्पष्ट है। या तो मौजूदा युद्ध रेखा की यथास्थिति बनाए रखी जाए या फिर यूक्रेन की सहमति के साथ जनमत संग्रह के माध्यम से पूरी सेना हटाई जाए। यह तरीका यूक्रेनी सेना की दयनीय वास्तविकता को वैध ठहराने और क्षेत्र छोड़ने की जिम्मेदारी को जन मतदान पर डालने की कोशिश जैसा लगता है। और व्यापक रूप से देखें तो युद्ध की भाषा अब बदल रही है। उदाहरण के लिए रूस द्वारा सिवेर्स्क शहर पर कब्जे को कीव ने रणनीतिक वापसी बना दिया। इसी तरह यूरोपीय नेतृत्व ने कल तक अमेरिका द्वारा यूक्रेन को क्षेत्रीय रियायतें देने के लिए दबाव डालने को आत्मसमर्पण या विश्वासघात कहा था, लेकिन अब वे उसे आर्थिक क्षेत्रों, विसैन्यीकृत क्षेत्रों और जनमत संग्रह में बदलने को स्वीकार कर रहे हैं। यह युद्ध मैदान में रूस द्वारा हासिल परिणामों की एक स्वीकृति है। उम्मीद तो कीव कल का विश्वासघात आज मुक्त आर्थिक क्षेत्र नाम बदलते ही दर्द मिट जाता है क्या? भले ही ऐसे प्रस्ताव लागू न हो, फिर भी न्यूज़वीक द्वारा इसे खुले तौर पर सामने लाना यूरोप के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। यानी युद्ध का अंत यूक्रेन की जीत या रूस की हार से नहीं बल्कि ठोस और दर्दनाक राजनीतिक समझौतों के एक पैकेज से होगा। यह दिखाता है कि यूरोप किस चीज के आगे झुक रहा है जिससे जर्मनी के रक्षा मंत्री इतनी तेजी से अपना रुख बदल रहे हैं। याद कीजिए, केवल पिछले सप्ताह ईयू और नाटो के कई शीर्ष अधिकारियों ने अब भी कहा था कि रूस उनके लिए एक खतरा है। यहां तक कि नाटो के महासचिव मार्क रुट्टे ने 11 दिसंबर को यह भी कहा कि संघर्ष हमारे दरवाजे पर है। रूस इसे वापस यूरोप में ला रहा है और हमें उस पैमाने के टकराव के लिए तैयार होना होगा जिसे हमारे दादा दादी या परदादा परदादी ने झेला था। करीब एक हफ्ते बाद 17 नवंबर को जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने भी कहा कि पिछली गर्मियां यूरोप के लिए आखिरी शांतिपूर्ण गर्मियां हो सकती हैं और रूस अनुमान से पहले नाटो पर हमला कर सकता है। हम हमेशा मानते रहे हैं कि रूस नाटो पर वर्ष 2002 में हमला कर सकता है, लेकिन अब रूस नाटो पर उससे भी पहले हमला कर सकता है। अनुमान है कि युद्ध सबसे जल्दी वर्ष 2028 में शुरू हो सकता है, लेकिन 23 दिसंबर को इसी पिस्टोरियस ने रूस से जुड़े खतरों को कम करते हुए नाटो और रूस के बीच पूर्ण पैमाने के युद्ध की संभावना को खारिज कर दिया। नाटो महासचिव मार्क रुट्टे के इस कथन पर कि नाटो को रूस के साथ उसी पैमाने के युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए जैसा हमारे दादा दादी और परदादाओं ने देखा था, पिस्टोरियस ने कहा, मैं ऐसे परिदृश्य पर विश्वास नहीं करता। मेरे दृष्टिकोण में पुतिन का नाटो के खिलाफ वैश्विक स्तर पर पूर्ण युद्ध छेड़ने का कोई इरादा नहीं है। किसी को भी बाज धड़े के तर्कों पर आश्चर्य नहीं।
वे रूस से खतरे को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं ताकि युद्ध जारी रखने का बहाना मिले और हथियार उद्योग परिसर को लाभ हो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि केवल एक सप्ताह में जर्मनी के रक्षा मंत्री पिस्टोरियस रूस नाटो पर हमला करेगा कि चेतावनी से तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा तक पहुंच गए और नाटो रूस संघर्ष की चर्चा को अतिशयोक्ति बताने लगे। इतनी तेजी से हुए इस बदलाव ने रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव को इस तरह प्रतिक्रिया देने पर मजबूर किया। यारे यारे, पिछले हफ्ते तक विश्व युद्ध की धमकी, आज ऐसा कुछ नहीं जैसे स्विच ऑन ऑफ हो। ये यूरोपीय शांति निर्माता वाकई हैरान करने वाले हैं। जर्मनी के रक्षा मंत्री पिस्टोरियस कहते हैं कि उन्हें नाटो और रूस के बीच युद्ध होने पर विश्वास नहीं है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने स्वीकार किया कि हमारा देश गठबंधन के सदस्यों पर हमला करने का इरादा नहीं रखता। तो फिर यहां हो क्या रहा है? क्या ये लोग होश में आ गए हैं या बस उनकी क्रिसमस छुट्टियां शुरू हो गई हैं? दिलचस्प बात सिर्फ ये नहीं कि जर्मनी और फिनलैंड ने रुख बदला, बल्कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी मॉस्को से फिर संपर्क करना चाहते हैं ताकि इस संघर्ष के भविष्य पर राष्ट्रपति पुतिन से सीधे संवाद का रास्ता निकाला जा सके। यह भी याद रखना चाहिए कि केवल 11 दिसंबर को नाटो महासचिव मार्क रुट्टे के भाषण का केंद्र ही रूस और पुतिन थे। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमें अपने जीवन तरीके की रक्षा के लिए अभी कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि इस वर्ष रूस नाटो और यूक्रेन के प्रति पहले से कहीं अधिक साहसी, लापरवाह और निर्दयी हो गया है। आज राष्ट्रपति पुतिन अपने साम्राज्य निर्माण का काम जारी रखे हुए हैं। कल्पना कीजिए, अगर पुतिन अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं, यूक्रेन रूस के कब्जे में आ जाता है, उनकी शक्ति नाटो के साथ और लंबी सीमा पर दबाव बनाती है और सशस्त्र हमले का जोखिम उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाता है। बाज धड़ा लगातार आरोप लगाता रहता है कि रूस नाटो पर हमला करेगा और क्षेत्रीय विस्तार की महत्वाकांक्षा रखता है, सोवियत संघ को फिर से बहाल करना चाहता है। लेकिन क्रेमलिन खुद राष्ट्रपति पुतिन समेत कई बार सार्वजनिक रूप से साफ कह चुका है कि उनका यूरोप पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है और न ही वे सोवियत संघ जैसी खोई हुई साम्राज्य व्यवस्था को फिर से खड़ा करना चाहते हैं। तो फिर ऐसा क्या है जो यूरोप को सामान्य रूप से और खासकर जर्मनी को इतनी तेजी से बदलने पर मजबूर कर रहा है? इसका जवाब अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड से आ सकता है। उन्होंने 22 दिसंबर को रॉयटर्स की एक रिपोर्ट का खंडन किया जिसमें कहा गया था कि अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों के अनुसार राष्ट्रपति पुतिन अभी भी पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने का लक्ष्य नहीं छोड़ रहे हैं और पुराने सोवियत साम्राज्य से जुड़े यूरोपीय क्षेत्रों को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। खुफिया जानकारी ने अमेरिकी खुफिया आकलन और ट्रंप के नेतृत्व वाली बातचीत के बीच एक स्पष्ट दूरी दिखाने की बात कही। यह संकेत देता है कि पुतिन कूटनीतिक वार्ताओं के बावजूद क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा जारी रख सकते हैं, जिससे स्थायी शांति हासिल करने के प्रयास और जटिल हो जाते हैं। एक्स पर अमेरिकी खुफिया प्रमुख द्वारा रॉयटर्स का खंडन 21 लाख से अधिक बार देखा गया। पोस्ट में लिखा गया, नहीं, यह झूठ और प्रचार है। रॉयटर्स जानबूझकर उन युद्धोन्मादी लोगों का साथ दे रहा है जो राष्ट्रपति ट्रंप के उन लगातार प्रयासों को विफल करना चाहते हैं जिनका उद्देश्य इस खूनी युद्ध को खत्म करना है, जिसने दोनों पक्षों को मिलाकर 10 लाख हताहत दिए हैं। खतरा यह है कि रॉयटर्स इस गलत नैरेटिव को फैलाकर ट्रंप के शांति प्रयासों में बाधा डाल रहा है और जनता में घबराहट व डर फैला रहा है ताकि वे युद्ध को और बढ़ाने का समर्थन करें। वही चीज जो नाटो और ईयू वास्तव में चाहते हैं, ताकि अमेरिकी सेना को सीधे रूस के खिलाफ युद्ध में घसीटा जा सके। उन्होंने एक सच्चाई यह भी उजागर की कि अमेरिकी खुफिया आकलन के अनुसार रूस नाटो पर हमला करने के बजाय
नाटो के साथ बड़े युद्ध से बचने की कोशिश करता है। अमेरिकी खुफिया का यह भी आकलन है कि रूस की युद्ध मैदान क्षमता यह दिखाती है कि इस समय उसके पास पूरे यूक्रेन को जीतकर कब्जे में लेने की क्षमता नहीं है। यूरोप की तो बात ही छोड़िए। तुलसी गैबार्ड का यह आकलन भी काफी सही है, क्योंकि इसके पीछे कुछ कारण हैं। पहला, राष्ट्रपति पुतिन ने विशेष सैन्य अभियान की अनुमति तब दी जब कूटनीतिक प्रयास नाकाम रहे। नाटो यूक्रेन को गठबंधन में शामिल करने के इरादे से पीछे नहीं हटा। यही वजह थी कि रूस को बल प्रयोग करना पड़ा, न कि बिना किसी कारण के यूक्रेन पर हमला करना। दूसरा, जैसा कि बहुत लोग मानते हैं, रूस ने शुरुआत से ही थकाऊ युद्ध चलाने की योजना नहीं बनाई थी। हकीकत में यह स्थिति इसलिए बनी क्योंकि यूनाइटेड किंगडम ने 2022 की वसंत ऋतु में शांति समझौते को विफल कर दिया। तीसरा, नाटो की अभूतपूर्व सहायता ने ऊपर बताए गए थकाऊ युद्ध को जन्म दिया और कई हिस्सों में मोर्चा लंबे समय तक जमे रहने की स्थिति बन गई। वास्तव में संघर्ष के सभी पक्षों ने एक दूसरे को कम आंका और यही कारण है कि रूस इस युद्ध को जल्दी खत्म नहीं कर सका। लेकिन पूरा नाटो ब्लॉक भी रूस को कोई रणनीतिक पराजय नहीं दे सका। चौथा, रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत नहीं झोंकी और भले ही वह पूरे मोर्चे पर कोई बड़ा तुफो हासिल कर ले, 4 क्षेत्रों के अलावा जो भी इलाका वह लेता है वह केवल कीव को झुकाने के लिए दबाव उपकरण ही होगा। इसके अलावा नए क्षेत्रों में विस्तार का मतलब होगा नियंत्रण, आबादी का प्रशासन और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए बहुत बड़े संसाधन जुटाना। इसलिए रूस पर, पूरे यूक्रेन पर कब्जे की महत्वाकांक्षा का आरोप अब व्यवहारिक है। यह भी भूलना नहीं चाहिए कि अगर रूसी सेना पश्चिमी यूक्रेन तक गहराई में जाती है तो पूरे पश्चिमी यूक्रेन में विद्रोह का खतरा पैदा हो सकता है। इससे क्रेमलिन को जान, माल और उपकरणों के साथ साथ संपत्ति के मामले में भी भारी नुकसान हो सकता है और यह वही चीज है जिससे पुतिन निश्चित रूप से बचना चाहेंगे। ऊपर दिए गए चारों कारणों को देखते हुए सैन्य कठिनाइयों से लेकर उन गंभीर रणनीतिक नतीजों तक जो उन 4 क्षेत्रों से आगे संप्रभुता घोषित करने पर होंगे, जिन्हें रूस ने पहले ही अपने में मिला लिया है, अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड का यह कहना पूरी तरह सही है कि राष्ट्रपति पुतिन पूरे यूक्रेन को जीतना नहीं चाहते। ये केवल बाज धड़े का बहाना है ताकि यूक्रेन में युद्ध जारी रखा जा सके। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के बयान ने सीधे तौर पर नाटो, ईयू और अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी को ही युद्धोन्मादी बताया, जो ट्रंप के शांति प्रयासों को कमजोर करना चाहते हैं, रूस को राक्षसी बनाकर यूरोपीय जनता में डर और भ्रम फैलाते हैं, युद्ध का समर्थन बढ़ाते हैं और अमेरिका को युद्ध में घसीटना चाहते हैं। और साफ शब्दों में कहें तो ट्रंप की रूस को लेकर अपनी अलग योजना है और वे तुलसी गैबार्ड के जरिए यूरोपीय बाज धड़े तथा अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी को चेतावनी दे रहे हैं कि वे तीसरे विश्व युद्ध की बयानबाजी छोड़ दें। साथ ही ट्रंप ने इस धड़े के खिलाफ एक गुप्त युद्ध भी शुरू कर दिया है। ट्रंप के ग्रीनलैंड सौदे में रूस का छिपा हुआ कारक यूरोप बेबस। यह संयोग नहीं है कि ट्रंप ने ग्रीनलैंड का मुद्दा फिर से उठाया और अचानक ग्रीनलैंड के लिए एक विशेष दूत नियुक्त करने की घोषणा कर दी। इससे न केवल डेनमार्क हैरान हुआ बल्कि यूरोपीय संघ भी चौंक गया। लुइजियाना के गवर्नर जेफ लैंड्री, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने नियुक्त किया, दुनिया के सबसे बड़े द्वीप पर बार बार आते जाते रहे और उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड को संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा बनाना उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा। फॉक्स न्यूज को 24 दिसंबर के साक्षात्कार में गवर्नर जेफ ने कहा कि हम वहां किसी का देश जीतने या कब्जाने नहीं आए हैं। सासुगा वॉशिंगटन जुबान कहती है जीतने नहीं और हाथ नक्शे पर पहले से रेखाएं खींच रहा है, तो फिर ट्रंप ने जेफ को वहां विशेष दूत बनाकर भेजा ही क्यों? असल में उद्देश्य यह था कि ग्रीनलैंड के लोगों से पूछा जाए कि वे भविष्य में क्या चाहते हैं
और उन्हें डेनमार्क सरकार से पर्याप्त सुरक्षा क्यों नहीं मिल रही। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि विशेष दूत जेफ ग्रीनलैंड के अमेरिका में विलय पर डेनमार्क और ईयू से नहीं बल्कि सीधे ग्रीनलैंड के लोगों से बातचीत करेंगे। तो सवाल यह है कि अमेरिका ग्रीनलैंड के उन लोगों को जो खुद अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं हैं, किससे बचाने जा रहा है? निश्चित रूप से रूसियों से नहीं बल्कि चीन से, जो ग्रीनलैंड के क्षेत्र में संसाधनों का दोहन कर रहा है। याद कीजिए, मार्च में ट्रंप ने कहा था कि वे ग्रीनलैंड लेने के लिए बल प्रयोग की संभावना से इनकार नहीं करते। फिर सब कुछ ऐसे ही शांत हो गया। पिछले कुछ महीनों में यूरोपियों को उम्मीद होने लगी थी कि ट्रंप ग्रीनलैंड लेने का इरादा छोड़ देंगे, लेकिन अचानक ट्रंप ने जेफ की नियुक्ति कर दी। यह संकेत था कि अमेरिका न केवल ग्रीनलैंड को अपने में मिलाने के इरादे से पीछे नहीं हटा बल्कि चुपचाप किसी तैयारी में लगा रहा है, और अब अमेरिका कदम उठाने के लिए तैयार है। स्पष्ट है कि जब विशेष दूत सामने आ गया है तो इसका मतलब है कि ग्रीनलैंड के अमेरिका में शामिल होने से जुड़े ठोस कदम जल्द ही सामने रखे जाएंगे। और दिलचस्प बात यह है कि डेनमार्क और ईयू की प्रतिक्रिया काफी सतर्क रही। अमेरिका की कार्रवाइयों की सिर्फ हल्की सी आलोचना के साथ, मान लीजिए रूस बाल्टिक सागर में किसी द्वीप को अपने में मिलाने की कोशिश करे, या कहें वापस लेने की बात करे, या फिर नॉर्वे से कहे कि वह स्वालबार्ड के रणनीतिक द्वीप समूह में निजी स्वामित्व वाली फागफोर्ड की जमीन उसे बेच दे, तो निश्चित तौर पर तीखी प्रतिक्रिया होती। पश्चिमी देश सैन्य उन्माद में जाकर रूस की आक्रामकता की निंदा करते। लेकिन अमेरिका के मामले में बड़ा फर्क है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट्टे फ्रेडरिक्सेन की प्रतिक्रिया हैरान करने वाली हद तक नरम थी। उन्होंने बस इतना कहा कि उनका पुराना सहयोगी अमेरिका डेनमार्क को कठिन स्थिति में डाल रहा है, लेकिन डेनमार्क और उसके लोगों की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। वहीं यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने भी अमेरिका जैसे सहयोगी की कोई निंदा नहीं की। आर्कटिक सुरक्षा यूरोपीय संघ की सर्वोच्च प्राथमिकता है और हम इस क्षेत्र में अपने सहयोगियों व साझेदारों के साथ सहयोग करना चाहते हैं। क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूल सिद्धांत हैं। हम डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोगों के साथ पूरी एकजुटता में खड़े हैं। संक्षेप में इन दोनों बयानों का अर्थ यह है कि डेनमार्क और यूरोपीय प्रतिनिधि बस अमेरिका से संप्रभुता का सम्मान करने की अपील कर रहे हैं, और अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने चले तो उसके खिलाफ किसी भी बल आधारित जवाब की कोई योजना नहीं दे रहे। यहीं से एक और सवाल उठता है, क्या रूसियों को अमेरिका की ग्रीनलैंड योजना के बारे में जानकारी है? और क्या यह मुद्दा पुतिन और ट्रंप की अलास्का में हुई निजी मुलाकात में उठाया गया था? हमें इन सवालों का जवाब ढूंढना होगा। पहला, आर्कटिक रूस के लिए बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड पर नियंत्रण को गंभीरता से आंकना होगा, और यह ट्रांस अटलांटिक एकता, नाटो और ईयू पर एक जोरदार प्रहार जैसा है, और यूरोपीय देशों के लिए एक चेतावनी भी, खासतौर पर डेनमार्क के लिए, जो पश्चिमी यूरोप के उन देशों में से एक है जिनका रुख सबसे अधिक रूस विरोधी रहा है और जिसने यूक्रेन का सबसे अधिक समर्थन किया है। दूसरा, यह लगभग तय है कि रूसियों को अमेरिका की ग्रीनलैंड हथियाने की योजना के बारे में यूरोपीय देशों की तुलना में अधिक जानकारी रही होगी। ग्रीनलैंड के मुद्दे में रूस का अपना हित है, और अगर अमेरिका अन्य क्षेत्रों में रूस को कुछ रियायतें देता है तो रूस इसका विरोध नहीं करेगा। आखिरकार अमेरिका ग्रीनलैंड के माध्यम से आर्कटिक में अपनी मौजूदगी को काफी बढ़ाएगा, और ऐसी बातों पर रूस से चर्चा की जा सकती है ताकि क्रियान्वयन के दौरान कोई अप्रत्याशित घटनाक्रम न हो, खासतौर पर सैन्य पहलू में। तीसरा, संभव है कि ट्रंप और पुतिन ने अलास्का शिखर सम्मेलन में ग्रीनलैंड के विषय पर अन्य विषयों के साथ चर्चा की हो, क्योंकि दोनों पक्षों ने आर्कटिक क्षेत्र के साझा विकास में
रुचि की पुष्टि की है। और अंत में, अगर अमेरिका ग्रीनलैंड में सफलतापूर्वक विकास करना चाहता है तो उसे रूस के आइस ब्रेकर जहाजों की मदद की सख्त जरूरत होगी। इस समय रूस ही एकमात्र देश है जिसके पास परमाणु ऊर्जा से चलने वाले आइस ब्रेकरों का बेड़ा है, कुल 8 जहाज, और इसके अलावा डीजल इंजन से चलने वाले 34 आइस ब्रेकर भी हैं, जबकि अमेरिका के पास केवल 1 जहाज सक्रिय है। इस एपिसोड का प्रसारण यहीं समाप्त होता है। मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे अपने बहुमूल्य सुझाव और प्रतिक्रियाएं अवश्य साझा करें। आपके सहयोग और समर्थन के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।